सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में देखने वाले हैं मृदा, और इसे हम मैप के सहारे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मृदा को। तो मृदा या मिट्टी, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? मिट्टी, पहले इसके निर्माण को देखते हैं हम। निर्माण, तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है ये कई कारकों से हुआ है, और इसमें कौन कौन से कारक हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो ये कारक हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक, और इन्हीं कारकों के द्वारा चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी बनती है। चट्टानें टूट के मिट्टी बन गई है। ये छोटे छोटे कण में टूट गई है। इन चट्टानों में कई कारकों से घिसावट हुआ है, टूट फूट हुआ है, और जिसके बाद ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित होके मिट्टी बनी है। कण में परिवर्तित होके ये मिट्टी का निर्माण करती है। और इसके निर्माण में कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, जैसे जलवायु में क्या? तो इसमें बारिश, फिर वाष्पीकरण, आर्द्रता, नमी, या नमी, तापमान, और भी बहुत सारे कारक जिसके कारण मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा का निर्माण, उसके बाद हम देखेंगे स्थलाकृति। स्थलाकृति में भी परिवर्तन के कारण मिट्टी का निर्माण हुआ है। मान लीजिए कोई एरिया एकदम ढलान जैसा है, जैसे पहाड़ों का तो आकार इसी प्रकार ढलान में रहता है, और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ अपने साथ कई सारे पत्थर बहा करके लाती है। तो यही पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को ये तोड़ते हुए आगे जाते हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे कण का निर्माण होता है, जिससे ये मिट्टी बनती है। और ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। हम कह सकते हैं लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष। और मिट्टी जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, इसी के माध्यम से पौधों का विकास होता है। पौधों का विकास। और मृदा जो है ये एक जीवंत तंत्र है, जिसके कारण ये नवीकरणीय संसाधन कहलाती है। और 1 सेंटीमीटर मृदा को बढ़ने के लिए, अर्थात 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मृदा को बढ़ने के लिए कितने साल लग जाते हैं? तो ये लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष। अब हम देखते हैं मृदा के घटक। तो मृदा के घटक क्या क्या हैं? तो ये है खनिज, कार्बनिक पदार्थ, जल तथा वायु, मिट्टी में नमी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ जो है ये मृदा में पाए जाते हैं, और इनमें से कुछ तत्व की मात्रा किसी मृदा में अधिक होती है तो किसी में कम होती है। जैसे किसी मृदा में खनिज की मात्रा अधिक होगी तो उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी। इसी प्रकार से ये पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल या फिर मृदा संस्तर। इसे सॉइल हॉरिजन भी कहा जाता है। सॉइल हॉरिजन। तो देखिए, मृदा का जो प्रकार है ये इस टाइप का कुछ होता है। सबसे निचले भाग में यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद इस भाग में यहाँ पे कुछ मात्रा में चट्टानें और कुछ मात्रा में मृदा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो कण है, पत्थर के कण, चट्टानों के कण या पत्थर के कण, इसकी मात्रा यहाँ पे धीरे धीरे कम होती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मात्रा है, ये जो एरिया है, यहाँ पे मृदा पाई जाती है। और उसके बाद ऊपर वाला जो यहाँ पे भाग है, यहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है। तो इसे जो जहाँ पे ह्यूमस पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है? ओ।
हॉरिजन ओ। उसके बाद जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मिट्टी यहीं पे होती है, तो इसे हॉरिजन ए, इसे टॉप सोइल भी कहा जाता है। उसके बाद उस जहाँ पे कणों की संख्या धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, उसे हॉरिजन बी, इसे सब सोइल कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कणों का आकार जहाँ पे बड़ा होने लगता है और ये चट्टान की तरह दिखने लगता है, उसे हॉरिजन सी कहा जाता है, पेरेंट मटेरियल। और उसके बाद जहाँ पे सिर्फ चट्टानी होती है, उसे रॉक, आर से याद कीजिए, रॉक अर्थात चट्टान, तो इसे हम हॉरिजन आर कहते हैं। तो पहला हॉरिजन क्या हो गया, ओ, उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी और उसके बाद आर। आर लास्ट में इसलिए ताकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रॉक अर्थात चट्टान स्थित है। तो सबसे अच्छी मृदा कौन सी हो गई, ओ, ह्यूमस वाली। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो हॉरिजन बी तक जाती हैं, और जो छोटे पौधे की जड़ होती है वो हॉरिजन ए तक जाती है। और बड़े पौधों में हम पेड़ को बोल सकते हैं, वो हॉरिजन बी तक जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सी में चट्टानें स्टार्ट हो जाती हैं दिखना, और लास्ट आर में सिर्फ चट्टानें ही पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, तो इसे कितने भागों में बांटा जाता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा जाता है। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो पहला भाग है ये क्या है, 8 भाग में पहला है प्रकार ये जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मृदा। उसके बाद दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली, लाल पीली एक साथ है, लाल और पीली मृदा। उसके बाद लेटेराइट मृदा। उसके बाद शुष्क मृदा। फिर अगला है लवणीय मृदा। उसके बाद ये छठा हो जाएगा। फिर 7वां अगला है पीठमय मृदा। और 8वां हो जाएगा वन मृदा या फिर पहाड़ी मृदा। और जो शुष्क मृदा है इसे ही मरुस्थलीय मृदा भी कहा जाता है, मरुस्थलीय मृदा। और लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा। तो एक एक करके देखते हैं हम इन सारे प्रकारों को। तो पहला है जलोढ़ मृदा। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है भारत में ये इसी मृदा का है, जलोढ़ का ही। और ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये 40% भाग पे फैला हुआ है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग पर। और इसका विस्तार कहाँ है, तो ये उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में। जलोढ़ मृदा को ही दोमट मृदा भी कहा जाता है, दोमट मृदा। और इसमें पोटास तथा फास्फोरस, ये पोटास जो है इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा ये कम पाई जाती है। फास्फोरस इसकी मात्रा इसमें कम होती है। पोटास प्लस इसमें चूना की मात्रा ये अधिक पाई जाती है। और इसी मृदा में बांगर और खादर नाम की 2 मृदाएं पाई जाती है। इसे मैंने बताया था जब मैं उत्तरी भारत का मैदान पढ़ा रही थी तब, कि ये बांगर जो है इसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है और खादर इसे नई जलोढ़ मृदा। और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। और खादर जो है ये प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होती है, निक्षेपित। और जो बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है
उसे बांगर मृदा कहा जाता है। दूर, जो दूर होता है बाढ़कृत मैदानों से। यहाँ प्रत्येक साल नदी का जल नहीं पहुँचता है, जिस कारण से ये जो मृदा है ये बांगर हो जाती है, अर्थात पुरानी हो जाती है। जलोढ़ मृदा काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसके कारण इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है? तो गन्ने की खेती, चावल, गेहूँ, दलहन और अन्य अनाज की खेती की जाती है इसमें। और इसका रंग कैसा होता है इस मृदा का? तो जलोढ़ मृदा का रंग जो है ये धूसर होता है, धूसर रंग। तो यहाँ पे देखिए इस इमेज में ये वाला जो ग्रीन जैसा आपको दिख रहा है ये पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये पूरा उत्तरी भारत का मैदान और इधर ब्रह्मपुत्र नदी मैदान, इधर पश्चिम बंगाल में पूरा ये पूरा ही एरिया ये जलोढ़ मृदा का है। इसे आप ऐसे देख के याद कर सकते हैं। ये गुजरात के मैदान में, फिर इधर पूर्वी तटीय मैदान में और उत्तरी भारत का मैदान में, और यहाँ पे पूर्वी भारत में ये ब्रह्मपुत्र मैदान के पास पाई जाती है। अब हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा, इसका दूसरा नाम क्या है? यह है रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मृदा, इसका दूसरा नाम। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काली मृदा, तो इसका रंग काला होता है, काला, इसका रंग काला होता है। और इस मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती, जिसके कारण इसे काली कपास की मृदा भी कहा जाता है, काली कपास की मृदा। और इसका विस्तार कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश और थोड़ा थोड़ा तमिलनाडु में भी ये पाया जाता है। वैसे तो तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है, पर कुछ भाग काली मिट्टी का ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है। और ये जो मिट्टी है ये गीली होने पर कैसी हो जाती है? तो फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी। और जब ये सूखती है तो ये सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ जाने के बाद ये इसमें दरारें पड़ने लगती है, और ऐसा दिखता है कि जैसे इसमें जुताई हो चुकी है। इसी के कारण इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है, स्वतः जुताई मिट्टी। और इस मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें चूना, लौह, फिर मैग्नीशियम और एलुमिना, ये सब तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें पोटास भी पाई जाती है, पोटास, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो रंग है ये काला के साथ साथ स्लेटी भी होता है, स्लेटी रंग का। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया ये काली मिट्टी का एरिया है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यहाँ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यहाँ पे गुजरात में भी ये पाया जाता है, और इसका कुछ भाग यहाँ पे तमिलनाडु में भी पड़ता है। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा ही उपयुक्त मानी जाती है। अब हम देखेंगे लाल और पीली मृदाएं। लाल और पीली मृदा, तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो इस मिट्टी का विस्तार दक्कन पठार, इसके पूर्वी भाग में तथा दक्षिणी भाग में, पूर्वी प्लस दक्षिणी भाग में। और इसका विस्तार उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पे कम वर्षा होती है, कम वर्षा। और साथ ही साथ जहाँ पे आग्नेय चट्टान पाई जाती है। कौन सी आग्नेय चट्टान? तो ये रवेदार, या फिर सीधे आप आग्नेय चट्टान भी बोल सकते हैं।
तो जहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं और जहाँ पे कम वर्षा होती है, यहाँ पे ये लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार जो है ये ओडिशा प्लस छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में ये पाई जाती है। इस मृदा में आग्नेय चट्टानों के कारण लोहे का व्यापक मिश्रण होता है, जिसके कारण ये मिट्टी जो है ये लाल दिखाई देती है, ये लाल। और जब ये मिट्टी जल योजित हो जाती है, अर्थात इसमें जल पड़ जाता है, तो ये पीली दिखने लगती है, पीली। इसी कारण इसे लाल और पीली मृदा कहा जाता है। और इस मृदा में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। वैसे तो भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये जो लाल और पीली मृदा है, अगर ये महीन कण वाली होती है तो ये उर्वर होती है, और यही इसी की जगह अगर ये मोटे कण वाली होती है, तो ये अनुर्वर होती है। अनुर्वर मतलब उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ देखिए लाल मिट्टी का विस्तार, तो ये वाला पूरा इलाका ये लाल मिट्टी का है। ये देखिए पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में, उसके बाद नीचे यहाँ पे तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और यहाँ कुछ मात्रा इसका पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। आगे है लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा या मिट्टी। तो ये जो लेटेराइट है, लेटेराइट ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द। और इसमें लेटेराइट में एक वर्ड है लेटर, तो इसी से इसका निर्माण हुआ है लेटेराइट का। ये लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट, और इसी से इस मिट्टी का नाम हो गया है लेटेराइट। तो इस मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है? तो इस मिट्टी का विस्तार वहीं पे होता है जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होती है। अत्यधिक वर्षा और तापमान भी उच्च होना चाहिए, तापमान उच्च। इसका निर्माण लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। ये लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? या इसे निच्छालन भी कहा जाता है, निच्छालन। तो ये क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए ये भूमि है और यहाँ पे मिट्टी है। जब यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है, इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होती है, तो ये जो मिट्टी के कण हैं ये धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, और यहाँ अंदर के जो बड़े बड़े पत्थर कंकर होते हैं ये धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, जिसके कारण ये जो पूरा ऊपर वाला एरिया होता है इसमें ये कण बड़े बड़े ये दिखाई देने लगते हैं, और जो मिट्टी के कण हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, इसी को लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इस मृदा में लोहे के ऑक्साइड, लोहा का ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ये पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है, और इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तथा पोटास इसमें अधिक मात्रा में होता है। और इस मिट्टी की जो प्रकृति है ये अम्लीय होती है, अम्लीय। इसका पीएच मान लगभग 6 से कम ही होता है। तो ये मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? केरल में, केरल। फिर ये कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में, उसके बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम में। ये सारा एनसीईआरटी का डाटा है। तो यहाँ पे देखिए लेटराइट मिट्टी, ये वाला जो कलर है ये लेटराइट मिट्टी का है।
ये मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, ये केरल और पश्चिमी घाट। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर इधर ये छिटपुट करके जहाँ जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे असम में भी कुछ मात्रा इसका पाया जाता है। तो ये हो गया लेटराइट मिट्टी। उसके बाद अगला है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है, लाल से लेकर के भूरा। इसका जो संरचना होता है ये बालू के आकार का होता है, बालू जैसा होता है, क्योंकि ये मरुस्थलीय मृदा है। और मरुस्थल में क्या पाया जाता है? रेत। ये किस प्रकार का होता है? ये बालू के ही जैसा होता है। और इस मिट्टी में कहीं कहीं पे नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसका उपयोग नमक बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जैसा कि इसका नाम में ही है शुष्क मृदा, तो इसका निर्माण भी वहीं होगा जहाँ पे शुष्क जलवायु होगा, अर्थात सूखा क्षेत्र। तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में, राजस्थान के थार मरुस्थल। थार मरुस्थल वाला क्षेत्र को हम बोल सकते हैं कि शुष्क मृदा वाला क्षेत्र है। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन फास्फेट की कुछ मात्रा इसमें पाई जाती है। ये मृदा अनउपजाऊ है, अनउपजाऊ या फिर अनउर्वर, क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीला वाला भाग आपको दिख रहा है ये है शुष्क मृदा का क्षेत्र या फिर एरिड सॉइल या मरुस्थलीय मृदा। इसकी प्रकृति लवणीय होती है, प्रकृति लवणीय। अब हम आगे देखेंगे लवणीय मृदा, लवण मृदा या फिर क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, इसे ऊसर या फिर बंजर मृदा भी कहा जाता है। ऊसर या बंजर, बंजर बैरन। शुष्क जलवायु और खराब अफवाह, जलवायु और खराब अफवाह के कारण इस मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मिट्टी भी बलुई टाइप की होती है, बलुई। और इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इसका अनुपात जो है ये अत्यधिक रहता है। और इसमें नाइट्रोजन और चूना की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और चूना ये कम पाया जाता है। ये मृदा भी जो है ये अनउर्वर या फिर अनउपजाऊ होती है, अनउर्वर या अनउपजाऊ, अनउपजाऊ। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, वनस्पति ये नहीं उगती है। इसका विस्तार आप कहाँ देखेंगे? तो इसका विस्तार आप देखेंगे गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में, और पश्चिम बंगाल के डेल्टा, जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पे इस मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि इसके नाम में ही है लवणीय मृदा, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नमक पाया जाता है। और मृदा की लवणता को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो जिप्सम डाला जाता है, जिप्सम। तो लवणीय मृदा देखिए कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में। ये वाला इसका कच्छ का जिला हो गया, गुजरात का कच्छ जिला, और यहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। और ये वाले क्षेत्र में अब हम आगे देखेंगे पीठमय मृदा, पीठमय मृदा। इसे आप कछारी मृदा भी कह सकते हैं, कछारी मृदा। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाई जाती है। ह्यूमस अर्थात जैव पदार्थ। तो इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? 40 से 50% तक होती है इसमें। और ये गाढ़ा और काला रंग का होता है,
और अधिकांश स्थानों पर ये क्षारीय भी होता है। क्षारीय, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये मृदा देखने को मिलती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। मृत जैव पदार्थ, जिसके कारण इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। और इसका विस्तार कहाँ है? तो ये बिहार के उत्तरी भाग में है और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, फिर पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब हम आगे देखेंगे पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा या फिर वन मृदा, वन मृदा। तो इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो ऐसे वन जहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर हम बोल सकते हैं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में, वर्षा वाले वन क्षेत्रों में, वन क्षेत्र। पर्वतों में भी काफ़ी ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का अनाच्छादन होता रहता है, हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में, अर्थात जहाँ पे हिम अर्थात बर्फ, ये बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र में। ये मृदा भी अम्लीय होती है और इसमें भी ह्यूमस कम होता है, ह्यूमस इसमें कम होता है, ये थोड़ी थोड़ी अम्लीय होती है। निचली घाटियों में जो पाई जाने वाली वन मृदा है ये उपजाऊ होती है, उपजाऊ। यहाँ देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये पर्वतीय या फिर वन मृदा का क्षेत्र है। इधर भी, यहाँ सिक्किम में, उसके बाद ये पूरा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो ग्रीन कलर वाला भाग है ये पूरा। तो हमने 8 प्रकार के मृदाओं के बारे में देख लिया, जिसे ICAR के द्वारा भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया था। पहला हमने क्या देखा? जलोढ़, उसके बाद काली, काली मृदा, फिर लाल और पीली, लाल और पीली मृदा, उसके बाद चौथा लेटेराइट, लेटेराइट, उसके बाद पांचवा शुष्क मृदा, शुष्क मृदा, फिर हमने देखा लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, फिर सातवां हमने देखा पीठमई या कछारी, उसके बाद आठवां वन या फिर पर्वतीय मृदा। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है ये जलोढ़ मृदा का, ये कितना है? 40%। उसके बाद काली, ये कितना है? तो 13 से लगभग 18% तक बोल सकते हैं इसे। और काली मृदा का विस्तार कहाँ का? तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और इसका कुछ हिस्सा जो है ये मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मृदा जो है इसमें गन्ना, फिर चावल, गेहूँ, इसकी खेती की जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, इसका विस्तार जो है ये तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के दक्षिणी मैदान में ये पाई जाती है। उसके बाद लेटेराइट मृदा, इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, लीचिंग, और ये भी लाल रंग की होती है। और जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और तापमान जहाँ उच्च होता है वहीं पे लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद है शुष्क मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। तो जहाँ की जलवायु एकदम शुष्क होती है वहाँ पे इस प्रकार का मृदा का विस्तार होता है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है और इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है लवणीय मृदा, इसे ऊसर मृदा भी कहा जाता है और इसका विस्तार जो है ये गुजरात के कच्छ के रण में है। इसमें भी नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और पंजाब तथा हरियाणा में मृदा को लवणीय से अर्थात मृदा की लवणता को कम करने के लिए जिप्सम डाला जाता है, जिप्सम।
फिर है पिटमय मृदा, जिसे कछारी मृदा भी कहा जाता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, 40 से 50% तक होती है। और इसका विस्तार जो है ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी और बिहार के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। उसके बाद है वन मृदा, तो पूरा का पूरा हिमालय का हिम आच्छादित क्षेत्र, जिसमें ये वन मृदा पाई जाती है। और इस मृदा में भी ह्यूमस की कमी होती है और लवण इसमें अधिक होती है। और निचली घाटियों में ये मृदा उपजाऊ होती है और ढलानों पर ये अनउर्वर होती है। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन। तो ये अपरदन कैसे होता है, या फिर इसे अपरदन किसे कहा जाता है, मृदा का अपरदन? तो मृदा के ऊपरी आवरण का विनाश, इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। अपरदन। तो मृदा अपरदन कैसे हो रहा है? तो इसके बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण ये अपरदन होता है, जैसे कि अत्यधिक बारिश, हवा का अत्यधिक बहना, जिसके कारण भी मृदा इधर से उधर उड़ के चली जाती है, विस्थापित हो जाती है। अत्यधिक कृषि और कृषि में रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक के कारण भी। अत्यधिक पशुचारण, मानव बस्तियों का निर्माण, इसी प्रकार से कुछ अन्य प्राकृतिक और मानव जनित क्रियाएं हैं जिसके कारण से मृदा अपरदित हो रही है। तो मृदा अपरदन के प्रकार में क्या क्या प्रकार हैं? तो पहला प्रकार है पवन अपरदन। दूसरा है जल अपरदन। फिर परत अपरदन। उसके बाद अवनालिका अपरदन। तो जहाँ की मिट्टी रेतीली और शुष्क होती है, वहाँ पे पवनों के द्वारा उस मिट्टी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसके कारण वो जो मूल जगह है वहाँ पे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। इसी प्रकार जल के द्वारा भी अपरदन होता है। अत्यधिक वर्षा में जल का बहाव इतना हो जाता है कि वो मिट्टी को बहा करके दूसरे स्थान पर ले जाती है। तीसरा है परत अपरदन और चौथा है अवनालिका अपरदन। तो अवनालिका अपरदन कैसा होता है? मान लीजिए भूमि है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी का बहाव हो रहा है, तो जिसके कारण ये बीच वाला भाग इस प्रकार से कट जाता है और ये इधर से साइड का ये जो मिट्टी का भाग है ये रह जाता है। इसी प्रकार से इधर भी इसी प्रकार कट जाता है और इस प्रकार से ये अवनालिका का मतलब छोटे छोटे नली का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण ये भूमि पूरा ही उत्खादित दिखाई देती है, अर्थात उबड़ खाबड़। तो इसे ही अवनालिका अपरदन कहा जाता है। अब हम देखते हैं मृदा अपरदन का प्रभाव। तो अपरदन का प्रभाव क्या क्या होगा? अपरदन का प्रभाव तो इससे मृदा की उर्वरता में कमी आएगी, इसमें कमी आएगी और कृषि उत्पादकता में ह्रास होगा, जिससे कृषि योग्य भूमि में कमी आएगी और भूमि जो है ये बंजर होने लगेगी धीरे धीरे। फिर भूमिगत जल स्तर में भी कमी आएगी, भौम जल में भी कमी आने लगेगी। बाढ़ और सूखा का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाएगा, बाढ़ और सूखा का प्रकोप बढ़ने लगेगा। नदियों और नहरों के जल में रेत का जमाव हो जाएगा, नदियों और नहरों में। और भूस्खलन भी बढ़ जाएगा, इसका खतरा भी मतलब बढ़ जाएगा। भूस्खलन, इसका खतरा बढ़ जाएगा और उत्खात भूमि इसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ने लगेगी, बढ़ोतरी उत्खात भूमि में। और जब मृदा का अपरदन होगा तो वहाँ पे वनस्पति भी नहीं उग पाएगी, जिसके कारण मरुक्षेत्र का विस्तार होगा, मरुक्षेत्र का विस्तार अर्थात मरुस्थलीय भूमि अत्यधिक होने लगेगी, जिससे सूखा का खतरा बढ़ जाएगा। तो मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो पहला जो
पहला संरक्षण, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो अति चराई को रोक करके, अति चराई इसे रोक करके, झूम कृषि को भी बंद करके, झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, कृषि इसे भी बंद करके, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके, सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती की जा सकती है। फिर समुच्च रेखा, समुच्च रेखा के अनुसार भी बाड़बंदी करके, मेड़बंदी, समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी करके, मेड़बंदी। फिर अभी जो मरुस्थलीय भूमि हो चुकी है उसमें छोटे मोटे घास के पौधे लगा करके, छोटे पौधे लगा करके घास के, वनों की कटाई को रोक करके, वनों की कटाई रोक करके और अत्यधिक वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण। तो ये सारे पद्धतियों के द्वारा हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? मृदा, इसके प्रकार, उसके बाद इसका अपर्दन कैसे होता है, अपर्दन, फिर मृदा अपर्दन के प्रकार, उसके बाद इसका प्रभाव और इसे कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए, ये भी संरक्षण। तो इसकी टाइप की हुई आपको PDF मिल जाएगी और ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी आप इस नंबर पे ले सकते हैं 6206193277। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की वनस्पतियों के बारे में, वनस्पतियाँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।